नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 1। ठीक है, यह दोस्तों सेकेंड बुक का चैप्टर 1 है। क्लास 12 का सेकेंड बुक का चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिए क्योंकि वो देखना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद यह वीडियो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दोस्तों पार्ट 1 में हमने जाना था, किस बारे में जाना था दोस्तों। पार्ट 1 में हमने जाना था नए राष्ट्र की चुनौतियों के बारे में, कि नए राष्ट्र के कौन कौन सी वो 3 चुनौतियां थी जिसके बारे में हमने डिटेल से जाना था। पार्ट 2 में हमने जाना था दोस्तों भारत का विभाजन के बारे में, कि भारत का विभाजन और विस्थापन। दूसरा जाना था विभाजन के परिणाम क्या हुए थे, और रजवाड़े का विलय के बारे में। तो ये पार्ट 2 में हमने जाना था। वहीं दोस्तों आज हम जानेंगे पार्ट 3 में जानेंगे, क्या जानेंगे, हैदराबाद और मणिपुर। ठीक है, हैदराबाद और मणिपुर रियासत के बारे में जानेंगे कि वह किस तरह से भारत में उसका विलय हुआ था। ठीक है, वहीं दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हैदराबाद। तो दोस्तों आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो अंग्रेज थे, भारत जो अंग्रेजी हुकूमत भारत पर हुआ था वह 2 हिस्सों में हुआ था। एक हिस्से में दोस्तों डायरेक्ट अंग्रेज लोगों का हुकूमत था, ठीक है, ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट हुकूमत था। और दूसरे हिस्से में दोस्तों रजवाड़े थे कई सारे, ठीक है, जिसे हम पिछले वीडियो में देखे थे कि कितने सारे रजवाड़े हैं। नहीं देखे आपने तो जाकर जरूर देख लीजिएगा पिछला पार्ट। तो दोस्तों कई सारे रजवाड़े थे, उन्हीं रजवाड़े में राजाओं का शासन था, लेकिन वो भी ब्रिटिशर्स से मिले हुए थे। ब्रिटिशर्स के अंतर्गत ही वो भी काम कर रहे थे। तो दोस्तों जो रजवाड़े थे उनमें से एक रजवाड़ा था हैदराबाद। तो सरदार पटेल ने दोस्तों लगभग सभी जितने भी रजवाड़े थे सभी को मना लिया, बहुत ही आसानी से सभी मान भी गए, सभी भारत में सभी का विलय भी हो गया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने यह शर्त रखा था दोस्तों कि ये कि जिसको पाकिस्तान में मिलना है पाकिस्तान में मिल जाए, ये भारत में मिलना है भारत में मिल जाए, या फिर स्वतंत्र रहे। तो कुछ ऐसे रजवाड़े थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, ठीक है, जैसे उसमें से था एक हैदराबाद। तो दोस्तों हैदराबाद की रियासत बहुत ही बड़ी थी, ठीक है। इसके कुछ जो हिस्से थे दोस्तों वह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में भी था फैला हुआ, कर्नाटक तक फैला हुआ था, ठीक है, कुछ हिस्से उसके। तो दोस्तों वहाँ का शासक, हैदराबाद के जो शासक थे उसको क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आते ही है। तो दोस्तों कांग्रेस जो हैदराबाद का जो शासक था उसको निजाम कहा जाता था। तो दोस्तों निजाम को दुनिया में सबसे रईस लोगों में गिना जाता था। निजाम क्या था, दुनिया में उसको बहुत ही रईस लोगों में गिना जाता था, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत अकूत संपत्ति था। वह चाहता था दोस्तों कि हैदराबाद को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए, यानी वह ना हिंदुस्तान में मिलना चाहता था, ना पाकिस्तान जाना चाहता था, वह स्वतंत्र रहना चाहता था, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ कि सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल करने पर एक समझौता हुआ कि जो स्थिति अभी है, जैसी स्थिति अभी है वैसी ही रहे। लेकिन दोस्तों इस समय जब यह समझौता हुआ उसके बीच बीच में बातचीत होती रही थी दोनों के बीच, ठीक है, भारत सरकार के बीच और निजाम के बीच बातचीत बीच बीच में होती रहती थी। वहीं निजाम एक क्रूर शासक था, वह उसके राज में बहुत सी ये होते थे, अत्याचार महिलाओं पर किए जाते थे, लोगों पर काफ़ी जुल्म किए जाते थे उसके राज में, ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या हुआ कि तेलंगाना के जो इलाके हैं उसके किसानों ने निजाम के खिलाफ क्या कर दिया, निजाम शासन के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया, ठीक है, आंदोलन करने लगे, क्योंकि यह एक दमनकारी शासक था, लोगों पर जुल्म करता था। इस बीच महिलाएं भी क्या हुई, इस आंदोलन में आ जुड़ी, क्योंकि महिलाओं पर भी यह बहुत अत्याचार करता था, तो उन पर भी जुल्म होते रहते थे। इस आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में कौन था, इस आंदोलन को जो शुरुआत करने वाले थे तो दोस्तों हैदराबाद के कांग्रेस और कम्युनिस्ट थे, ठीक है, इसका अग्रिम पंक्ति में खड़े, यानी आगे इस आंदोलन को लेकर यही चल रहे थे। तो उस समय जो था दोस्तों कि निजाम जो था, जो जिसे राजा कहा जाता, मतलब जो राजा था उसे निजाम कहा जाता था, लेकिन वहाँ का जो अर्धसैनिक बल है उसको कहा जाता था रजाकार,
ठीक है। अर्धसैनिक बलों को रजाकार कहा जाता था। तो रजाकारों ने इन पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। वो क्या होते थे, रजाकार होते थे एक सांप्रदायिक, वह सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, ठीक है। जो अर्धसैनिक बल उसका था रजाकार, वो भी अत्याचारी था और सांप्रदायिक था। उन्हें राजा ने आदेश दिया, उसे रवाना कर दिया इन लोगों के खिलाफ, जो आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ। तो दोस्तों उसने क्या किया कि उसने गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया, जो मुसलमान नहीं थे उसे निशाना खास करके उसने बनाया, और दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाया, हिंदुओं पर निशाना बनाया, और महिलाओं पर अत्याचार किया, ठीक है। ये सारी चीज़ जब होने लगी दोस्तों, ठीक है, ये सारी चीज़ जब होने लगी तो जब मामला बढ़ गया तो भारत सरकार ने क्या किया कि निजाम और सैनिकों पर काबू पाने के लिए अपना सैनिक भेजा, ठीक है। भारतीय सेना सन 1948 के सितंबर में हैदराबाद आ गई। तो कुछ दिन युद्ध हुए दोनों में, रजाकार में और भारतीय सैनिकों में। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, जो निजाम था उसने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया, निजाम जो था आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ युद्ध भी खत्म हो गई और हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया। तो यह थी दोस्तों हैदराबाद को भारत में विलय की कहानी, किस तरीके से हैदराबाद भारत में मिला। तो दोस्तों इसी हैदराबाद के बाद आता है मणिपुर। वहीं दोस्तों मणिपुर के महाराजा बोधा चंद्र सिंह थे। क्या कौन थे, मणिपुर के महाराजा बोधा चंद्र सिंह थे। उन्होंने दोस्तों भारतीय संघ में अपनी रियायत को एक शर्त के साथ विलय करने पर सहमति पर हस्ताक्षर किया था। यानी उसने क्या किया था दोस्तों, एक शर्त रख दिया था कि हम इस शर्त पर भारत में अपने राज्य को मिलाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों उन्होंने यह आश्वासन दिया गया, वो शर्त कौन सी थी, उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि मणिपुर की जो आंतरिक स्वायत्तता है, ठीक है, आंतरिक जो स्वायत्तता है वह बरकरार रहेगी। 1948 के जून में दोस्तों महाराजा ने चुनाव करवाया। इसके फलस्वरूप इसकी रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र नहीं, संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। तो दोस्तों वहीं दोस्तों मणिपुर किस तरीके से भारत में विलय हुआ, तो मणिपुर के जो विधानसभा में दोस्तों, मणिपुर में जो कांग्रेस थी, जो मणिपुरी कांग्रेस थी, उसने क्या किया था, जो मणिपुरी कांग्रेस थी वह चाहती थी कि मणिपुर रियासत को भारत में मिला दिया जाए, वह भारत में मणिपुर को मिलाना चाहती थी, और दूसरी पार्टियां इसके विरोध में थे, ठीक है, उसके खिलाफ थी। लेकिन दोस्तों जब अंदर मामला बढ़ा उसके पार्लियामेंट में और आवाज़ ज़्यादा उठने लगी कि भारत में मिला देना चाहिए मणिपुर को, तो दोस्तों लेकिन तब क्या हुआ कि भारत ने दबाव उस पर और डाला और महाराजा ने भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। तो यही था मणिपुर का भारत में विलय की कहानी। तो दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन के बारे में हमको जानना है। राज्यों का पुनर्गठन यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद राज्यों का फिर से पुनर्गठन हुआ, ठीक है, तो उसी को हम जानते हैं। तो दोस्तों देश के सामने एक चुनौती थी, क्या थी, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की चुनौती, ठीक है। उस समय के जो कांग्रेसी सरकार थी वह उसे एक शंका हो गई थी दोस्तों कि भाषाई आधार पर अगर राज्यों को गढ़ने की अव्यवस्था फैल सकती है, ठीक है, भाषाई आधार पर अगर राज्यों को गढ़ा जाए तो इससे क्या होगा, जो अव्यवस्था है वह फैल सकती है एवं देश को टूटने की संभावनाएं बढ़ने के उसे आशंका थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि सन 1920 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में यह बात मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में हर डेग पर अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, ठीक है, और इस राज्य में कोई और भाषा, यहाँ कोई और भाषा, यहाँ कोई और भाषा, तो इस आधार पर माना जाता था कि भाषा के आधार पर ही अलग अलग राज्य बनाए जाए फिर से, ठीक है। तो जहाँ जिस एरिया में जिस भाषा का ज़्यादा बोलबाला था उस एरिया को अलग राज्य बना देने का मांग बढ़ा था, ठीक है। लेकिन जो वहाँ कांग्रेसी सरकार थी वह नहीं चाहती थी, उसे लगता था कि अगर ऐसा कर दिया तो देश टूटने का खतरा रहेगा, क्योंकि अलग अलग भाषा वाला जब अलग अलग राज्य बन जाएगा तो ऐसे लगेगा कि सभी अपना अपना मांग और भी कुछ करने लगेंगे, ऐसे देश टूटने के खतरा था, ठीक है, उनको ऐसा लगता था। लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ
एक बार कांग्रेस ने जब ये अधिवेशन में मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन फिर से होगा, ठीक है, भाषा के आधार पर होगा, ठीक है, ऐसा मान लिया था, लेकिन कांग्रेस ने किया नहीं था। तो क्या हुआ कि कांग्रेस के भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न करने के फैसले से क्या हुआ कि स्थानीय जो नेता थे, स्थानीय नेता और लोगों ने चुनौती दी, किसे? कांग्रेस को। अब पुराने मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। वहीं दोस्तों विशाल आंध्र आंदोलन हुई और उसमें मांग यह था कि मद्रास प्रांत को एक तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके नया राज्य बना दिया जाए, जिसका नाम क्या हो? आंध्र प्रदेश हो, ठीक है। मद्रास प्रांत को एक तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके, जो मद्रास प्रांत था उसके तेलुगु भाषी जो भी इलाका है उसको अलग करके उसको इस नाम से राज्य बनाया जाए। किस नाम से? आंध्र प्रदेश के नाम से। तो केंद्र सरकार के हाँ ना के चक्कर में दोस्तों 56 दिनों से कांग्रेस के एक नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर चले गए थे और इसी में उनकी मृत्यु हो गई 56वें दिन, ठीक है। तो लोग सड़कों पर इसके खिलाफ उतर गए दोस्तों, सरकार के खिलाफ, और इसी की वजह से 1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। तो दोस्तों दूसरे राज्य भाषा के आधार पर बने। आंध्र प्रदेश जब बन गया दोस्तों, तो इसी के साथ दूसरे राज्यों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने की क्या हो गई? संघर्ष चल पड़ा, आंदोलन होने लगे। तो इन सभी चीज़ों को झेलते हुए सरकार ने दोस्तों परेशान होकर क्या किया? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और इसने अपनी रिपोर्ट में यह बात माना कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही होना चाहिए, ठीक है, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। तो दोस्तों 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास हुआ और इसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। थैंक यू।